भागवत का चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने नागपुर में अपने भाषण के दौरान कहा कि जो जनसंख्या परसेंट है वो 2.1 से नीचे गिर रहा है, जिसको गिरना नहीं चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि 2 के बजाय 3 बच्चे कम से कम लोग पैदा करें। तो पहली बात तो ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान मुस्लिम समाज में कई बच्चे पैदा होने की जो चर्चा होती रही है उस पर मुहर लगा रहे हैं और समाज को इस बात का नसीहत दे रहे हैं कि अन्य समाज के लोग भी उसी तरीके से अपनी संख्या बढ़ाएं जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनके उपदेश से कोई बच्चा नहीं पैदा करता। जब परिवार शिक्षित हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो स्वयं परिवार को सीमित करने का प्रयास करता है। और वैसे भी परिवार नियोजन कल्याण विभाग द्वारा कई वर्षों से एक स्लोगन दिया गया, हम दो हमारे दो। मोहन भागवत जी का यह बयान परिवार कल्याण विभाग द्वारा पूर्व नियोजित जो नीति है उसका कहीं न कहीं उल्लंघन कर रही है। और सही बात तो यह है कि सबसे पहले मोहन भागवत जी को इस बयान देने के पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को इस पर सहमति लेनी चाहिए थी। क्या ये दोनों नेता उनके इस बयान से सहमत हैं? उसमें कोई मजहब या किसी जात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। भारत की आबादी वैसे ही 140 करोड़ है। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी हो वहां पर यह चिंता बेमानी है। निरंतर भारत की आबादी बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ही बहुत पहले परिवार कल्याण विभाग ने नियोजन को ध्यान में रखते हुए हम दो हमारे दो का नारा दिया था। मोहन भागवत जी का यह बयान न केवल सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखाती है बल्कि अव्यवहारिक भी है, क्योंकि जिस देश में 140 करोड़ की आबादी हो वहां घटती आबादी की चिंता निराधार है, तथ्यहीन है। हाँ, इतना जरूर है, हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी पर बकवास करते रहे, उस बढ़ती आबादी पर मोहन भागवत जी ने मुहर लगाई है कि वो जायज है, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। और जो बहस करने वाले हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उसका अनुसरण वो भी करें। तो एक तरह से मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी पर उन्होंने मुहर लगाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और वैसे भी अब तो पढ़ा लिखा समाज जैसे जैसे होता जा रहा है, कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, वो नियोजित परिवार को नियोजित करने में लगे हुए हैं। और एक या दो बच्चे वो जानबूझ करके समझ के साथ पैदा कर रहे हैं, उसमें हम समझते हैं श्री मोहन भागवत जी के राय मशवरे का कोई जगह नहीं। सर, एक सवाल और है। संभल की घटना एक बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते दिनों विपक्ष के कई लोगों ने, चाहे समाजवादी पार्टी, कोशिश करी, उनको रोक दिया गया। आज कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा था, उसको सरकार ने रोक दिया। इससे पहले भी जिन लोगों ने इंडिविजुअली भी कोशिश जा रहा, जिसको लेके विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, वहां की प्रशासन की भूमिका पे, फिर सरकार की भूमिका पे, तमाम सवाल इस पूरे घटनाक्रम में सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि संभल की घटना शासन प्रशासन की असफलता के फलस्वरूप हुआ है, पूरी तरीके से सरकार की साजिश के प्रतिफल स्वरूप हुआ है। क्योंकि सर्वे टीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाने वाली भीड़ इस बात का प्रमाण है कि यह सुनियोजित घटना सरकार के इशारे पर कारित की गई है।
सरकार की असफलता का खुलासा न हो, सरकार की साजिश का खुलासा न हो, इसलिए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोका जा रहा है। हम समझते हैं ये पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। यूं कहिए कि लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस ये सरकार कर रही है। सही मायने में राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल जब किसी घटना की जानकारी के लिए जाता है तो वहां जो सही स्थिति होती है वो जनता के बीच में आती है। सही जानकारी न हो पावे इसलिए सरकार राजनीतिक पार्टियों को जाने से रोक रही है और साथ ही साथ उसका भांडा न फूटे इस बात का डर भी उसे सता रही है। सर, इसके साथ लेकिन अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो एक सबसे बड़ा सवाल इसका आपने भी जिक्र किया, सर्वे का आता है और उसके अलावा और भी लोगों ने पिटीशंस फाइल करी कि इस तरह के सर्वे जो हैं वो लोकल कोर्ट्स न ऑर्डर करें, बाकायदा पहले जांच हो। इसके ऊपर उमर फारूक का भी बयान आया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी इसको कहा है कि ये जो तरीका है सर्वे का, ये इससे निश्चित तौर पे यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो काफी अनसेफ महसूस करने लगा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से इस पे बहुत पहले एक अधिनियम बन चुका है जिसमें इस बात को सूचित किया गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की स्थिति रही है उसको यथावत स्वीकार किया जाए, जिससे कि किसी प्रकार के नए विवाद न पैदा हों। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है वो हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के मामले को जानबूझ करके उभारने की कोशिश करती रहती है और आज रोज कहीं ज्ञानवापी, कहीं मथुरा, कहीं संभल, कहीं अजमेर आदि जो भी घटनाएं घट रही हैं ये सब भाजपा शासित राज्य में ही क्यों? इसका मतलब है इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, सह है। इसीलिए आज सांप्रदायिक सौहार्द तार-तार हो रहा है। मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, जबकि हमारा भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात का उल्लेख करता है कि वर्ण, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर भेदभाव किया जा रहा है तो यह असंवैधानिक भी है और साथ ही साथ देश को तोड़ने, देश को बांटने, देश को कमजोर करने की सरकार की साजिश भी है। एक आखिरी सवाल है, किसानों का आंदोलन एक बार फिर से देखने को मिला है। आज दिल्ली कूच कर रहे थे किसान, हालांकि अभी उनको रोका गया, उनको समझाया भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा ना करें कि जिससे यातायात बाधित हो, लेकिन अपनी मांगों को लेकर जो उनका प्रोटेस्ट है एक बार फिर से वो शुरू होता नजर आ रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब किसानों की समस्याएं अभी तक नहीं मानी गई तो आंदोलन तो होना ही होना था। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम आंदोलन को कुचल नहीं सकते। किसी भी लोगों की जायज मांग को हम नकार भी नहीं सकते। सालों साल किसानों का आंदोलन चला, हजारों किसान शहीद भी हुए, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास का नारा देने वाली भाजपा सरकार के कान पर आज तक जू नहीं रहेंगी। लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा तक नहीं कर पाई। तो स्वाभाविक रूप से किसानों में गुस्सा है। उस गुस्सा को ध्यान में रखते हुए समय रहते सरकार को किसानों से बात भी करना चाहिए और उनकी जो आवश्यक मांगे हैं उस पर विचार भी करना चाहिए।